नमस्कार साथियों, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पिछले वाली कक्षा में केशवदास जी रीति रस तरंगिणी पुस्तक जो अपने चल रही थी, केशवदास जी के बारे में पढ़ा, व्याख्या पढ़ी। आज हम कविवर बिहारी जो रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि है, क्योंकि कविवर बिहारी जी का नाम हिंदी साहित्य इतिहास में बहुत ही आदर से लिया जाता है। कविवर बिहारी रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि है। यानी अपने रीति काल के कवियों का वर्गीकरण 3 भागों में किया था, आपको विदित है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति सिद्ध कवियों में एकमात्र कविवर बिहारी है अपने, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है, कविवर बिहारी रीति सिद्ध कवि है। कविवर बिहारी की बात करें, इनका जन्म 1595 में, मृत्यु 1663 में हुई थी। कविवर बिहारी लाल जी 12 वर्ष की उम्र में इनकी भेंट केशवदास जी से हुई थी। यानी केशवदास जी ने ही इन्हें साहित्य के लिए प्रेरित किया था। कविवर बिहारी के गुरु की बात करें तो बिहारी के गुरु का नाम नरहरि दास था। आपको विदित होना चाहिए नरहरि दास और किनके गुरु थे। अपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, तो बताओ किसके गुरु थे। कविवर बिहारी के गुरु नरहरि दास थे तथा तुलसीदास जी के गुरु का नाम भी नरहरि दास था, आपको ध्यान में होना चाहिए। तो तुलसी के गुरु भी नरहरि दास थे। यानी कविवर तुलसी के गुरु भी नरहरि दास थे, ध्यान में रखना। कवि बिहारी जी जयपुर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, ये भी विदित है आपको। तो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। और हम इन्हें जय सिंह के मित्र भी कह सकते हैं। यानी ये जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के अभिन्न मित्र थे। इनके बारे में काफ़ी प्रचलित बातें हैं कि एक बार कहा जाता है मिर्जा राजा जय सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ भोग विलास में डूब गए, तो
दरबार में किसी भी सामन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मिर्जा राजा जय सिंह को अपने राज कार्य के लिए प्रेरित कर सके। तो ये कविवर बिहारी थे जो अपनी वार्षिक वृत्ति लेने वो जयपुर आए। तो उन्होंने देखा कि मिर्जा राजा जय सिंह भोग विलास में डूबे हुए थे। तो उन्होंने एक दोहा लिख के उनके पास भेजा, और वो प्रचलित दोहा सभी को ध्यान में होगा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही शो बिंध्यो आगे कौन हवाल। यानी मिर्जा राजा जय सिंह भी बड़े विद्वान थे। उन्होंने कविवर बिहारी के दोहे को पढ़ा और तुरंत राज कार्य में लौट गए थे, और उन्होंने कविवर बिहारी को प्रेरित किया कि आप मुझे जीवन में इसी प्रकार के दोहे लिखते रहिए। और प्रत्येक दोहे के लिए कविवर बिहारी को एक असरपी मिलती थी। असरपी यानी सोने का जो सिक्का होता था वो प्रत्येक दोहे पे उन्हें मिलता था। तो कविवर बिहारी जी मिर्जा राजा जय सिंह जयपुर के दरबारी कवि थे। कविवर बिहारी के दोहे में नीति भक्ति और श्रृंगार का त्रिवेणी संगम था। ये भी ध्यान में रखना आपको। कविवर बिहारी के दोहे में नीति भक्ति और श्रृंगार का त्रिवेणी संगम था। यानी कविवर बिहारी जी बहुत विद्वान थे, अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, और इन्होंने अपने दोहे में नीति भक्ति और श्रृंगार तीनों का ही समावेश किया था। कविवर बिहारी की रचनाओं की बात करें तो इनके द्वारा रचित एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। कविवर बिहारी जी के द्वारा रचित रचनाओं में एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे थे। ध्यान में रखना आपको। यानी सतसई से तात्पर्य ही जिसमें 700 या 700 से अधिक दोहे हो वह सतसई कहलाती है। और हिंदी साहित्य में कविवर बिहारी के अतिरिक्त मतीराम और वृंद ने भी सतसई लिखी है, ध्यान में रखना है। तो हिंदी साहित्य में बिहारी के अतिरिक्त मतीराम, और वृंद ने सतसई लिखी। ध्यान रखना आपको,
सत्सई कौन कौन से कवियों ने लिखी, तो आप शॉर्ट एंड स्वीट में जान सकते हैं। MBV, M का अर्थ मतीराम, B का अर्थ बिहारी और V का अर्थ वीरेंद्र। इन 3 कवियों ने हिंदी साहित्य इतिहास में सत्सई रचना की है। तो MBV बिहारी, M मतीराम, B से बिहारी, V से वीरेंद्र, इनके द्वारा सत्सई लिखी गई। कविवर बिहारी जी की बात करें तो हिंदी में समास पद्धति का प्रयोग करने का कार्य कविवर बिहारी जी ने ही किया था। तो ध्यान में रखना है, हिंदी में समास पद्धति का प्रयोग कविवर बिहारी जी ने किया था। ध्यान रखना, बिहारी सत्सई पे सर्वाधिक टीकाएं भी लिखी हुई है, ध्यान में रखना आपको। यानी टीका का मतलब होता है किसी ग्रंथ पे अन्य भाषाओं में उसका सारांश लिखा जाता है, वो टीका कहलाती है। तो बिहारी सत्सई पे सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। बिहारी सत्सई पर प्रथम टीका कृष्ण कवि के द्वारा लिखी गई थी। यानी बिहारी सत्सई पे प्रथम जो टीका थी वो कृष्ण कवि के द्वारा लिखी गई थी। यानी बिहारी सत्सई पे प्रथम टीका कृष्ण कवि के द्वारा लिखी गई थी। आगे और देखते हैं कविवर बिहारी के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे और बताता हूँ मैं आपको। हाँ, आगे देखिए, कविवर बिहारी की काव्य रचनाओं की बात करें तो कविवर बिहारी की सत्सई को पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। बिहारी की रचना को शक्कर की रोटी किसने कहा था? पदम सिंह शर्मा ने। ध्यान में रखना, कविवर बिहारी की रचना को शक्कर की रोटी किसने कहा? पदम सिंह शर्मा ने। बिहारी सत्सई को रसिकों का घर कहने वाले कवि थे हजारी प्रसाद द्विवेदी।
बिहारी की रचना को रसिकों का घर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यानी कविवर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बिहारी की रचना को, बिहारी सतसई को रसिकों का घर का, बिहारी को हिंदी का चौथा रत्न माना था। ये बात लाला भगवान दीन ने कही थी। तो बिहारी को हिंदी का चौथा रत्न माना था। यहाँ कविवर बिहारी को हिंदी का चौथा रत्न, यानी हिंदी में जो महत्वपूर्ण कवि होते हैं वो हिंदी के रत्न के समान होते हैं। तो लाला भगवान दीन ने बिहारी को हिंदी का चौथा रत्न माना। लाला भगवान दीन ने बिहारी को हिंदी का चौथा रत्न। बिहारी के दोहे रस के छोटे छोटे छींटे हैं। ये अपन कविवर बिहारी के कई परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बिहारी के दोहे रस के छोटे छोटे छींटे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। बिहारी के दोहे रस के छोटे छोटे छींटे हैं। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है। कहने का तात्पर्य बिहारी के दोहे में रस भरा हुआ है, अति आनंद की प्राप्ति कविवर बिहारी के दोहे में। क्योंकि श्रृंगार के दोहे अपन पढ़ते हैं कि कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी कविवर बिहारी का हर एक दोहा एक से बढ़ के एक उनके द्वारा लिखा गया है। तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी के दोहे को रस के छोटे छोटे छींटे कहा। आगे बिहारी को ऐसा पीयूष वर्षों मेघ कहा है, जिसके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को ऐसा, राधा चरण गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? पीयूष, पीयूष का अर्थ जानते हैं? अमृत होता है। बिहारी को ऐसा पीयूष वर्ष मेघ कहा।
यानी अमृत की वर्षा करने वाला। जिसके उदित होते ही सूर और तुलसी, सूर से तात्पर्य सूरदास, सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। यानी इसका तात्पर्य बिहारी को ऐसा पीयूष वर्षा मेघ का है, यानी बिहारी जी ऐसे अमृत की वर्षा करने वाले बादल है जिनका नाम लेते ही, यानी जिसके उदित होते ही हिंदी साहित्य इतिहास के जो रत्न के रूप में सूर और तुलसी है, एक दूसरे के पूरक भी हम मान सकते हैं, वो आच्छादित हो जाते हैं, यानी उनकी याद आ जाती है। यानी जिस प्रकार हिंदी साहित्य इतिहास में सूरदास और तुलसीदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार कविवर बिहारी जी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो कहा जाता है कि बिहारी को ऐसा पीयूष वर्षा मेघ का है जिसके उदित होते ही सूरदास और तुलसीदास की याद आ जाती है। यह बात कही राधा चरण गोस्वामी ने। यानी राधा चरण गोस्वामी जी ने बिहारी को बहुत उच्च कोटि के कवि के रूप में माना है। तो कविवर बिहारी के कवि परिचय में अपन ने बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि है। रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण अपन ने 3 भागों में किया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। कविवर बिहारी एकमात्र रीति सिद्ध कवि थे, क्योंकि रीतिबद्ध में बहुत से कवि है, रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर 4 है, किंतु रीति सिद्ध में एकमात्र कवि बिहारी ही आते। कविवर बिहारी की एकमात्र रचना सत्सई, जिसमें 713 दोहे। हिंदी साहित्य इतिहास में कविवर बिहारी के अलावा मतीराम और वृंद ने भी सत्सई लिखी है। तो सत्सई कौन कौन से कवियों ने लिखी अपन देख सकते हैं। MBV, M से मतीराम, B से बिहारी, V से वृंद। हिंदी साहित्य इतिहास में इन 3 कवियों के द्वारा सत्सई लिखी गई, किंतु प्रसिद्ध सत्सई की बात करें तो कविवर बिहारी की है। बिहारी जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। और कविवर बिहारी के गुरु की बात करें तो गुरु नरहरिदास थे, जो तुलसीदास जी के भी गुरु थे। हिंदी में समास पद्धति का प्रयोग कविवर बिहारी ने किया। बिहारी सत्सई पे सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई। बिहारी सत्सई की प्रथम टीका लिखने का कार्य कृष्ण कवि के द्वारा। बिहारी सत्सई को शक्कर की रोटी पदम सिंह शर्मा ने कहा था। बिहारी सत्सई को रसिकों का घर कहने वाले अपने आचार्य प्रसाद द्विवेदी थे। बिहारी को हिंदी का 4था स्तंभ भी माना था। लाला भगवान दीन ने बिहारी को हिंदी का 4था स्तंभ माना। और बिहारी को ऐसा पीयूष वर्षा मेघ का है जिसके उदित होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। राधा चरण गोस्वामी ने अगली कक्षा में कविवर बिहारी का जो और बचा हुआ कवि परिचय और इनके जो दोहे हैं वो अपन पढ़ेंगे। रीति रस तरंगिणी पुस्तक में आपके केशव दास जी के बाद कविवर बिहारी जी बहुत महत्वपूर्ण कवि है। इनका बड़ा प्रश्न हमेशा आता है, तो आपको कविवर बिहारी की अच्छी तैयारी करनी है। धन्यवाद।